Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहली बात, ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म है, ये कहां इस्तेमाल होती है, किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो टर्म है ना, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है। यानी दिस टर्म्स इज यूज फॉर मैं यहां से आगाज करूंगा, फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। और इसमें मैं ज्यादातर सॉल्ट्स की ही बात करूंगा। जो मैं कंपाउंड्स लूंगा इसमें मैं ज्यादातर सॉल्ट्स की ही बात करूंगा। स्पेरिंगली एक फेयरली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो रहे। स्पेरिंगली किसी हद तक, बहुत कम, किसी हद तक। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर 0.01 मोल पर डीएम क्यूब हो, मोल पर डीएम क्यूब, तो हम इसको स्पेरिंगली की कैटेगरी में ला रहे होते। इससे ज्यादा अगर सॉल्युबिलिटी है यानी मोलैरिटी है, तो फिर उसका मतलब है वो ज्यादा सॉल्युबल है, और इसकी आगे कोई हद नहीं। वो अच्छा, एक तो ये बात। अच्छा, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड हैं कौन से? बहुत सारे हैं हमारे सराउंडिंग में। मतलब PbSO4 लेड सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मसलन कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मसलन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है। आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है। आपके पास सिल्वर क्लोराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है। सिल्वर आयोडाइड स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत सारे हैं। ये जो है ना, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत आटे में नमक के बराबर है। आटे में नमक के बराबर कितनी है? मैं बाज दफा यह भी कह देता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में चुटकी भरकर, तालाब सारा पानी से भरा हुआ है, उसमें चुटकी भरकर साल्ट डिसॉल्व हो रहा है, इतनी कम सॉल्युबिलिटी। हम इनको इनके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होती है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो एक पहली बात आ गई ना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म किस किस्म के कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है। ये टर्म हमें बताती क्या है? ये हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर, अब ना इक्विलिब्रियम यहां पर जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान, वहां सॉल्यूशन में सॉलिड और आयंस के दरमियान, वहां पे क्रिस्टल और आयंस के दरमियान वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो ये हमें केएसपी क्या बताती है? ये हमें बताती है कि उस इक्विलिब्रियम के दौरान वो जो सब्सटेंस आपने ऐड किया वो कितना डिसॉल्व हुआ, कितना डिसॉल्व, उसका एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी हमें बताती। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके ना फिर उसको मजीद आसान कर, पहले तो थोड़ी सी मुश्किल बात करूंगा, फिर मैं आसान आऊंगा। जरा सुनना, आज ही उलट काम है। हालांकि पहले हम आसान बात करके मुश्किल की तरफ आते थे, अब मुश्किल से फिर हम आसान की तरफ आए। मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास कंपाउंड है AXBY। ये एक कंपाउंड है AXBY, ये इसका कैटाइन है, ये एनाइन है। ये डिसॉल्व किया, रिवर्सिबल। तो अब आपके पास ये बना X, ये नंबर ऑफ मोल्स बन गए, XA प्लस Y प्लस X, ये शुरू में A प्लस Y, और YB माइनस X। ये जरा इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या मैंने लिखा। अब आपने क्या करना है, आप इसके केसी एक्सप्रेशन लें। केसी, जब आप केसी एक्सप्रेशन लेते हैं ना, तो आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब केसी एक्सप्रेशन लेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास A प्लस Y है, दूसरा आपके पास है B माइनस X। मैंने इनकी कंसंट्रेशन ले ली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो इनके कोएफिशिएंट है ना X और Y, ये एक्सपोनेंट की सूरत में अपीयर हो गए। ये ओवर आप लेंगे A कंसंट्रेशन ऑफ AXBY, ये इसकी कंसंट्रेशन। अब एक बात ज़हन में बिठाना, मैं दो गुफ्तगू करूंगा
और एक अहम नुक्ता आप तक पहुंचाऊंगा, और वो क्या, ये जो नीचे आपने लिया ना, ये था सॉलिड, वही स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट था, स्पेरिंगली सॉल्युबल। इसका मतलब है इसकी बहुत कम मिकदार डिसॉल्व हुई, बहुत कम मिकदार। इसका मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ AXBY वो रिमेन्स इंटैक्ट, वो डिसॉल्व ही नहीं हुई। अगर इसकी जो कंसेंट्रेशन है अगर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे तो फिर हम इसको यहां से इस कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं। तो पहली बात कि चूंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है और इसकी बहुत कम मिकदार वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही। अगर इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट के साथ ले लो। एक तो ये बात, जब आप इसको इधर ले जाएंगे ना फिर KC और इसका एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वही तो आपको याद करवाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड KSP। और वो किसके बराबर आ गया, वो इसके बराबर आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस वाई एक्स और B माइनस एक्स वाई, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, एक तो मैंने कहा दो बातें बताऊंगा, एक तो मैंने कहा कि इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती। एक और भी बात, जब हम कोई सॉलिड कंपाउंड लेते हैं ना, ये इस चैप्टर के वेरी फर्स्ट में, जब हम कोई सॉलिड कंपाउंड लेते हैं ना तो उसका एक्टिव मैस उसको हम ऑलमोस्ट यूनिटी लेते हैं, यूनिटी मीन 1। इसका मतलब है इसका ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मैस यूनिटी लेंगे, और जब एक्टिव मैस यूनिटी लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। ये जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये रिलेशन मैं डेवलप करना चाहता था, ये आपको समझाना चाहता, ये हो गई मुश्किल बात। अब इसी को मैं आसान अंदाज में समझाता हूं। मैं आपके लिए कंपाउंड लेता हूं और वो कंपाउंड है Al2O3। ये अब ये स्पेरिंगली है ना है, ये अलग सी बहस है। आप सिर्फ और सिर्फ इस अंदाज में, इस पैटर्न में, ये जो Al है ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है इससे मुराद X है, और जो O है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां 3 से मुराद है Y। अब हम भला क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसका रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, ये 2 ये नंबर बोल, ये 2 और Al3 प्लस, ये जो O के नीचे 3 था यानी जो इधर Y है, ये उसके ऊपर प्लस अब 3 ये ऑक्सीजन, और ये ऊपर जाके क्या हो गया -2। मैंने इसको इस अंदाज में आपको समझा दिया। अब आप क्या कहेंगे, आप इसका KC एक्सप्रेशन लेंगे। मैं एंड पे आता हूं। जब आप KC एक्सप्रेशन लेंगे, KC एक्सप्रेशन के बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमने कहा इसके एक्टिव मैस है उसको यूनिटी लेते हैं, या इसकी कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसको इधर ले जाएं। जब ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आएगा KSP। और वो KSP किसके बराबर आ गया, वो आ गया कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस, और ये जो 2 है इट विल अपीयर इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली यू हैव द कंसंट्रेशन ऑफ O2 माइनस एंड दिस 3 अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपके पास आ गया। मैं 2-3 बातें और आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। ये थोड़ा सा ना अंदाज मुश्किल है, मैं मान रहा हूं मुश्किल है, हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। देखो आसान इस तरह करेंगे कि ये जो 2 चीजें आ गई, मैं इसको इधर ले आता हूं। ये जो आपके पास आ गया ना, ये वाला इतना हिस्सा, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर है, ये KSP के बराबर है। ये किसके बराबर है, KSP। कब, when the reaction is at equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, हमें तो इसके मानी पता होने चाहिए ना। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जब आपने ये स्पेरिंगली सॉल्युबल को पानी में डाला, इसका कुछ हिस्सा आयोनाइज हुआ। कितना हुआ, यानी उस एक्वस सॉल्यूशन में कितना आयोनाइज हुआ है, कितना डिसॉल्व हुआ है। वो कहते हैं आप इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें। जब आप इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमें बता दो। KSP की वैल्यू, मैं KSP के बारे में 3 बातें बता दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। KSP के बारे में पहली बात, ये जो KSP है ना, ये वेरी स्मॉल वैल्यू एट रूम टेम्परेचर पर KSP की वैल्यू बहुत कम होती है। बस बाद रिएक्शन जिनकी KSP की वैल्यू 2.6 क्रॉस 10⁻⁴,
बाद में 3.2 क्रॉस 10 पावर -8। अगर आप कॉपर सल्फाइड को देखें, इसकी केएसपी वैल्यू कॉपर सल्फाइड की केएसपी वैल्यू 6.3 क्रॉस 10 पावर -36। आप जानते हैं ना, ये ऊपर वाली वैल्यू 10 पावर जितना -4 -8 बहुत छोटी होगी, -36 बहुत ही कम। इसका मतलब है जितनी केएसपी की वैल्यू कम से कम होती जाएगी, उतना वो कंपाउंड उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जितनी केएसपी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यानी केएसपी की वैल्यू ना, ये इनडायरेक्टली हमें केएसपी की वैल्यू, ये हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट उसके बारे में बताती है। जितनी केएसपी वैल्यू ज्यादा, उतना वो ज्यादा सॉल्युबल। अच्छा, एक तो ये बात आ गई कि केएसपी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर बहुत भाई कम होती है, तो मैं इनको स्पेरिंगली कहता हूं ना। अगर केएसपी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि वो तो फेयरली सॉल्युबल है, और फेयरली सॉल्युबल पर फिर तो हम केएसपी की टर्म इस्तेमाल ही नहीं करते। दूसरी बात, ये जो केएसपी ना, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ केएसपी। और तीसरी बात, बाज केसेस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तीसरी बात, केएसपी ना एक्चुअली दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैं ना ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सेंटेंस की जुबान में लाता हूं। दिस वन इज द प्रोडक्ट रहता है जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो, तो इनका जो आंसर आता है वो केएसपी है, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ मोलर solubilities ऑफ टू आइंस, एक ये और एक इसकी मोलर solubilities, टू आइंस इन सॉल्यूशन। असल बात है एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो मैंने आपको बातें की है ना, ये जस्ट आपको एक बेसिक इमेज देने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत हो न हो जाए। असल आओ एंटीटेस्ट की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, मैं 3 बातें आपसे करूंगा। पहली बात, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन। क्या मतलब क्या है? मतलब ये है, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मतलब आपने 3 बातें याद कर लो ना, फिर मैं उनको समझाता हूं। पहली बात क्या है कि अगर केएसपी वो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, आयनिक प्रोडक्ट के, अगर मैं पहले तो सॉरी ये बताऊंगा, आई एम सॉरी, मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मैं ये जो आपको हेडिंग दे रहा हूं ये है क्या क्या। इधर मैं ना कंडीशन की बात करूंगा, कंडीशंस आ गया। इधर मैं सैचुरेशन की बात करूंगा, सैचुरेशन, और इसमें मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूंगा, प्रेसिपिटेशन। ये 3 गुफ्तगू मेरी सुन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस। अगर पहली बात, अगर केएसपी, ये पहला पॉइंट है, केएसपी दैट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट। तो सागर जब केएसपी आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो सैचुरेटेड, यू हैव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो प्रेसिपिटेशन, नो पीपीटी फॉर्मेशन। एक बात आ गई। दूसरी बात, अगर केएसपी ये आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट, ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे कहा, फर्ज करता हूं मेरे पास ना ये एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर को लिया, ये वाटर आ गया। अच्छा जी, अब इसमें ना मैं एक कंपाउंड है, सपोज AXBY, इसको ऐड करता हूं, और मुझे पता चलता है कि जब ये इक्विलिब्रियम पे आता है, मेरी बात को याद रखना कि जब इसके अंदर AXBY और इनके मैं तेजी से लिखूंगा A और B माइनस, वो साथ आप X लगा लीजिए। अच्छा, जब इनके आयंस और इसके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो यू हैव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया ना, मैंने इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया,
दोनों की कंसंट्रेशन का, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया, तो फर्ज करता हूं मेरे पास आंसर आ गया, फर्ज कर रहा हूं 100 तो नहीं आता ना, वैल्यू तो बहुत कम आती है, मैं तो आपको समझाने के लिए 100 कह रहा हूं। ये जो आंसर 100 आया ना, ये इन दोनों की कंसंट्रेशन का, मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसी को मैं कहता हूं केएसपी। अब केएसपी कितनी आ गई 100, और इनका प्रोडक्ट भी वही 100 ही है ना। अब दूसरी बात, आपको पता चल गया कि ये वाला जो सॉल्ट है इसकी केएसपी वैल्यू 100 आती है, और जब 100 आती है तो उस वक्त ये सैचुरेटेड है। अब दूसरी बात, आप ना एक नए रिएक्शन करते हैं, प्रोसेस, आप ना AX/BA इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है? आप क्या करते हैं, आप इसमें से इन दोनों की मोलर सॉल्युबिलिटी, उसका प्रोडक्ट लेते हैं। आंसर कितना आता है? वो आंसर आ गया जी 50। हालांकि आपको पता है कि इसकी केएसपी वैल्यू कितनी, 100। मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 50 आ रहा है, हालांकि 100 केएसपी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इनको मजीद और बनना है, और वो कब बनेंगे? अगर ये मजीद आयोनाइज होगा। अभी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, अभी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है, आपको और मजीद डालने की जरूरत है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर केएसपी ज्यादा हो, आयनिक प्रोडक्ट कम हो, तो इसका मतलब है अभी इक्विलिब्रियम को मजीद फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए, मजीद इनका प्रोडक्ट लेने के लिए आपको और सॉल्ट डालना पड़ेगा। जब और सॉल्ट डालना हो ना, तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपके पास ये क्या बना? ये आपके पास बना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बेटे जी, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसमें भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो, नो पीपीटी। तीसरी वाली बात, तीसरा पॉइंट, दोबारा आपके पास यही कंपाउंड केएसपी का आपको पता है कि 25 पे 100 है, फर्ज किया। अब आपने नहीं ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मैं आपसे कहता हूं जनाब इसकी केएसपी तो 100 है, बताओ मुझे इसका आयनिक प्रोडक्ट कितना है? आप कहते हैं सर इसका आयनिक प्रोडक्ट 150 है। ओ, नाउ द आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन केएसपी। तीसरी कंडीशन क्या आ गई? सी पे, अगर केएसपी से आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा चुका है, सॉल्यूशन में आयंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं, हद से एक रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा आ चुके हैं, ज्यादा सोल्यूट के अमाउंट्स में डिसॉल्व। साचा सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, और ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना, इसको अब थोड़ा सा इसका टेंपरेचर कम करो, थोड़ा सा टेंपरेचर कम हो, जो ही कम करेंगे वो जो एक रिक्वायरमेंट से ये जो 100 था, जो 50 ऊपर चले गए ना, वो दोबारा ये रिएक्शन रिवर्स होगा, और रिवर्स रिएक्शन होने की वजह से ये जो है ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठते जाएंगे। तो इसमें पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये ना वैसे तो अगर मैं समझाता ना, ये तीनों में आम अगर टीचिंग कर रहा होता तो मैं ये तीनों लिख के ना, ये लिखते मैं आगे भाग जाता। याद रखना, जब आप एंटी टेस्ट में एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा सिलेबस है। फिजिक्स की 2 बुक्स, केमिस्ट्री की 2 बुक्स, बायो की 2 बुक्स, इंग्लिश अनलिमिटेड। उस वक्त रट्टा नहीं चल रहा होता, उस वक्त आपको ऐसी चीजें अपने दिमाग में बिठानी पड़ती हैं। उस वक्त इस किस्म का स्केच आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको, ये जो टेबल है, इनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट, ये था मेरे पास इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास इसकी प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। पहले ना ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं, फिर हम इसके शॉर्टकट की तरफ आएंगे। ये लिखा हुआ है कि आपके पास ना ये एक्वस सॉल्यूशन है। मैं पहले वाटर की बात करता हूं। वाटर है आपने ना इसमें एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी सपोज आपने इसमें सिल्वर आयोडाइड डाल दिया। सिल्वर आयोडाइड इसमें जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिजॉल्व होगा ना, तो आपके पास ये सिल्वर आयोडाइड, ये जब डिजॉल्व होगा तो ये सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन, ठीक है ना, इनकी बहुत कम मिकदार बनेगी, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। अब ये इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड।
जितना डिसॉल्व होना था हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मजीद डिसॉल्व नहीं हो रहा। अगर मजीद ऐड करेंगे वो नीचे बैठता जाएगा। तो बहरहाल अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें एक और AgCl डालना है, सिल्वर क्लोराइड। अब ये इसमें सिल्वर क्लोराइड आ गया, AgCl, ये भी डेफिनेटली आयोनाइज होगा, इट विल प्रोड्यूस द Ag+1 एंड Cl-1। ये दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इनमें फर्क तो होगा ना। ठीक है, दोनों बहुत कम है, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा एक कम होगा। अच्छा, अब ना क्वेश्चन ये है कि जब आप एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट उसके सॉल्यूशन में जब आप दूसरा सॉल्ट ऐड करते हैं तो इन दोनों में से कौन प्रेसिपिटेट होगा? दिस वन इज द हेडिंग, प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन। दोनों में से कौन प्रेफरेंस पे प्रेसिपिटेट होगा, यानी जब आप इनसॉल्युबल साल्ट को लेते हैं। अच्छा, मैं ना 3 तरह से आपको आंसर दूंगा। पहली बात, कौन जो ज्यादा सॉल्युबल है ना, मोर सॉल्युबल, ये चाहता है रिटेन इटसेल्फ, वांट टू रिटेन इटसेल्फ इन सॉल्यूशन, रिटेन इटसेल्फ इन सॉल्यूशन। इनमें जो ज्यादा सॉल्युबल है ना, जो ज्यादा सॉल्युबल, वो अपने आप को सॉल्यूशन में रखना चाहता है और दूसरे को वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे। एक और भी बात, यही बात में दोबारा अंदाज आपको ना, यहां पे किसी हद तक आपको ली शैटलियर प्रिंसिपल और कॉमन आइन इफेक्ट उसकी मदद लेनी पड़ेगी। कॉमन आइन इफेक्ट, ली शैटलियर प्रिंसिपल, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है Ag और ये आयोनाइज हुआ, Ag+ और आयोडाइड आइन। अब आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें AgCl को डाला, ये आयोनाइज होगा Ag+1 और Cl-1। अब इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शन इसके अंदर हो रहे हैं। अब इसमें से कौन सा फॉरवर्ड जाएगा, कौन सा रिवर्स आएगा? देखो इसमें कॉमन आइन कौन सा आ गया, ये सिल्वर आइन, ये कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जो सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो सॉल्यूशन में ज्यादा आयोनाइज होगा, वो जो ज्यादा आयोनाइज होगा वो फॉरवर्ड जाएगा और दूसरे के आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। दिस वन इज द कॉमन आइन। दूसरी ये बात आ गई। और तीसरी बात, तो अब आप इसको, यही बात मैं दोबारा करूंगा, ये जो ऊपर वाली 2 बातें हैं ना, उसका सॉल्यूशन, और मैं जो हेडिंग KSP उसकी तरफ आता हूं। स्टूडेंट, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वो पहले वाली बात, जो सॉल्यूशन में ज्यादा रहना चाहेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। और किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो हमें KSP से पता चलता है। KSP मैं पहले भी बात की कि KSP ये हमें सॉल्युबिलिटीज के बारे में बता रहा है। सॉल्युबिलिटीज, इसका मतलब हुआ इन दोनों में से जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा है वो सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्युबल होगा और उसका ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और दूसरे को वो, इसका मतलब अब आखिरी बात क्या है, इन दोनों में द KSP वैल्यू, KSP ऑफ AgCl, ये वाला, इज ग्रेटर देन KSP ऑफ सिल्वर आयोडाइड। इससे तो इसका मतलब क्या हुआ कि AgCl ये अपने आप को सॉल्यूशन में रखना चाहता है, इट वांट्स टू रिटेन इटसेल्फ इन सॉल्यूशन, जिसकी KSP ज्यादा है। अगर ये अपने आप को सॉल्यूशन में रखना चाहता है तो इसका मतलब है सिल्वर आयोडाइड इट विल प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। दूसरी बात, यही बात इधर भी ले आओ। अब इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? AgCl की। इसका मतलब है कि AgCl का एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है। अगर AgCl ज्यादा आयोनाइज होगा तो ये सिल्वर आयोडाइड के आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगा, ये रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। और ये तीसरी बात मैंने आपको बता दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आसान जुबान के दोनों में से जिसकी KSP ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन के अंदर अपने आप को रिटेन करेगा, जिसकी KSP कम होगी वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाएगा। वेरी सिंपल। हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन KSP एंड, आज की सारी गुफ्तगू, पहले जो हमने बातें की है ना, वो सारी गुफ्तगू का महवर और मरकज यही चीज है, KSP एंड। मैं ना 2 तरह से, FSC क्या कहती है, एंटीटेस्ट क्या कहता है, दोनों अंदाज में आपको कुछ बातें समझाऊंगा। स्टूडेंट, मेरी बात को ना आसान अल्फाज में पहले समझे। मेरे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड है सपोज
CaF2। मैं इन दोनों में रिलेशन लाना चाहता हूं। CaF2 जब आप इसको आयोनाइज करते हैं ना, ये बातें आप ना FSC में पढ़ते हैं, मुझे ना शॉर्ट करने दीजिएगा खुदारा। ये आयोनाइज हुआ, कैल्शियम आयन बना और ये 2 फ्लोराइड आयन बना, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है तो ये आपके पास S बन गया, ये S स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी, और ये आपके पास 2S बन गया, ये 2 साथ आपको मोल्स को शो करना पड़ेगा। अब आप इसका ना Kc एक्सप्रेशन लिखिए, जो अभी मैं आपको समझा के हूं। अगर आप इस रिएक्शन का Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपके पास आएगा KSP, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, दिस वन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, और ये जो 2 है इट विल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ। अब आप इसी बात को कैल्शियम आयन उसकी जगह पे, कैल्शियम आयन की जगह पे आप लिखेंगे S, लिख दिया, और फ्लोराइड आयन उसकी जगह पे 2S, ये लिख दिया, और इसका स्क्वायर आ गया। इट्स ओके। अब 2 2 are 4, 4S स्क्वायर और S के ऊपर 1, तो ये आपके पास KSP आ गया 4S क्यूब, ये 4S क्यूब, ये रिलेशन है। अब इसमें अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है और आप KSP लेना चाहते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो यहां पे पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास KSP आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा है कि अगर आपको KSP दी गई है और आप सॉल्युबिलिटी जानना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, आप ना KSP दिया हुआ है, आप 4 को इधर नीचे ले आओगे, तो ये आपके पास मैं इसी को यहीं पे मॉडिफाई करूंगा, ये आपके पास बन जाएगा S क्यूब दैट इज इक्वल टू KSP ओवर 4। ये अब ये 3 को खत्म करना है, तो इसके ऊपर आप क्या लोगे, 1/3, इधर भी 1/3 लेना पड़ेगा। उस 1/3 लेने से ये 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये वाला जो रिलेशन है ये हमें, अब ये 2 चीजें आ गई। अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है, गिवन है, KSP लेना है, तो फिर आप इसको इस तरह टैकल करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको KSP दिया गया है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो आप इसको इस तरह टैकल करनी। मैंने दोनों अंदाज में लिख दिया, मैं एक दफा फिर लिखूंगा, एक और बात समझाऊंगा, फिर मैं शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मेरे पास है कि मेरे पास Ca, बल्कि मैं ले लेता हूं इसमें AlOH टेकन थ्राइस। चलिए मैं इसकी बात करता हूं। बेटा जी, जब ये आयोनाइज होगा, ये हमें एल्यूमिनियम आयन देगा प्लस 3OH नेगेटिव, एल्यूमिनियम आयन, और आप जानते हैं ना कि ये 3 इसके ऊपर, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा, और ये OH कितने हैं, 3 है, ये आ गए। अब ये S है, 1 है ना, 1 मोल है, और ये कितने हैं, 3 है, तो ये बन गया 3S बन गया। दोबारा आप इनकी क्या लिखेंगे, आप इसका KC एक्सप्रेशन लिखेंगे। जब आप इनका KSP एक्सप्रेशन, KSP एक्सप्रेशन, तो ये आपके पास आएगा Al3 प्लस, और आपके पास ये OH नेगेटिव, और ये एक्सपोनेंट की सूरत में आएगा। यहां ना स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहरहाल अपनी ना कंफ्यूजन खुद ही दूर करना। नेक्स्ट हम आते हैं, अब मैंने इस सेंस में लिखना है, ये जो Al3 प्लस है इसकी कंसंट्रेशन को मैं S की सूरत में लिखता हूं, और ये जो OH नेगेटिव है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, OH नेगेटिव इतने की जगह पे मैं 3S लिखता हूं, और इसके ऊपर ये 3 एक्सपोनेंट आ गया। अब आप इसको नोट कर लो, आपके पास क्या आएगा, ये 3 क्या पावर 3, 3 3 3 3 3 9 3 27, तो 27 तो 3 का हो गया ना, तो S क्यूब और एक S ये शोभन, तो ये हो गया 27S की पावर 4। ये क्या आपके पास आया, ये आया KSP दैट इज इक्वल टू 27S रेज पावर 4। अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है तो आप इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह अगर मैं कहूं कि अगर आपको KSP दिया गया है और आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, ये इसको आपने खुद टैकल कीजिएगा। यहां तक ना मैंने 2 बातें आपको बता दी, मैं आपको आसान समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे कि आपको वो मेरी बात समझ में आ जाए। आसान सी बात मेरे पास ना, मैं पहले आपको यहीं पे समझाता हूं, फिर मैं उधर ला के ना कई एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है AXBY, ये ठीक है ना, मैं इसमें ना KSP और S सॉल्युबिलिटी, इसमें रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं। मैं क्या करूं, आपने काम बोला क्या करना है, आपका सारे का सारा फोकस ना इस पे और इस पे होना है। यानी अगर आप इस केस में बात कर रहे हैं ना,
तो बाकी छोड़ें, ये जो कुछ लिखा वो उसका आपसे क्या ताल्लुक है। आप शॉर्टकट की तरफ जाएं, ये एंटी टेस्ट है। ये जो ऊपर मैंने इतना बताया ना, ये वाला, ये एफएससी है। अब जो बताऊंगा वो एंटी टेस्ट है। अच्छा, आपने ना इस बाकी को छोड़ो, आप इसकी बात करो, ये CaF2, आप इसका क्या करना चाहते हैं? मैं इसकी सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशन जानना चाहता हूं। इसके यहां मान लिखा हुआ है, इसके यहां 2 लिखा हुआ है, ये 2, ये 1, ये 1 क्या है? ये X है, ये 2 क्या है? ये Y। ये जो X है ना, ये कैटाइन है, और ये जो Y है ये एनाइन के लिए है। ठीक हो गया। अब करना क्या है? वेरी सिंपल, आपका ये फार्मूला है कि KSP दैट इज इक्वल टू X पावर X, Y पावर Y, और S सॉल्युबिलिटी X प्लस Y। अब यहां पे अगर आप इसमें फिलहाल X, ये X पावर X, Y पावर Y, ये आपके पास, ये फार्मूला आपने याद करना। अच्छा, अगर ये मैं फार्मूला मैं इसके लिए लगाऊं, CaF2 के लिए मैं लगाऊं, तो फिर इसके यहां पे 1 है, 1 मीन X, यहां पे 2 है, 2 मीन Y। तो अब क्या करोगे? KSP दैट इज इक्वल टू 1 पावर 1, 2 पावर 2, S 1 प्लस 2, X1 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 की पावर 1, 2 2 जार 4, और S 2 1 3, ये आ गया। तो KSP और इसका यही आपने फाइंड आउट किया ना, इतनी तगोदो के बाद। ठीक है, ये एक मैं इस शॉर्टकट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, बार बार बताऊंगा आपको। मैं जनरलाइज बातें करता जाता हूं। मेरे पास मैं दोबारा इसी को, ये जो आपको लिख दिया ना, ये मेरे पास है AB2 कैटेगरी। AB2 में मेरे पास जो अभी ये बात की है CaF2 है, PbCl2 है, ये AB2 में CaOH टेकन ट्वाइस है। ये जो मैंने लिखे है ना, ये इस AB2 कैटेगरीज को फॉलो करते हैं। ये सारे ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, और ये सारा 2, यानी इन सब में X जो है ना, X वो 1 है, और इन सब में जो Y है वो 2 है। मैंने अभी ये कह दिया, अगर X 1 होगा, Y 2 होगा, तो आपके पास, तो इस सब के केस में, ये जो मैंने बात की, इस सब के केस में KSP दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब, और एक तो ये हो गया ना KSP इसके बराबर, और 4S, और S किसके बराबर आ गया? S दैट इज इक्वल टू KSP ओवर 4, और ये पावर 1/3 आ गया। ये मेरी पहली गुफ्तगू होगी, आप इसको नंबर A पे कह लो। अब दूसरी गुफ्तगू, दूसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा, अब आप ले लो A2B, ये पहले AB2 था ना, अब A2B टाइप अगर आपके पास कंपाउंड आते हैं, मसलन आपके पास है Ag2CrO4, Ag2। अब इसमें क्या है? इसमें ये Ag है, ये पॉजिटिव है, सिल्वर आयन। इसमें ये जो 2 है, ये 2 आ गया X, और ये ना, ये सारे का सारा एक ही है। इसको ये नहीं 4 आपने Y को 4 लेना, नो, ये अलग। ये जब आप इसको आयोनाइज करेंगे ना, तो Ag+1 आता है, और ये आपके पास कितने आते हैं? 2, और ये जो बाकी आपके पास CrO4-1। इसका मतलब है ये जो 2 है ना, 2 ये है X, और इसके यहां मान लिखा हुआ है वो 1 आपके पास क्या? Y। तो ये जो X होता है ना, ये कैटाइन के नंबर ऑफ मोल्स होता है, और ये जो Y होता है ना, ये एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये बात को ध्यान में रखना, कैटाइन और एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, बहरहाल फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि KSP दैट इज इक्वल टू X पावर X, Y पावर Y, S X प्लस Y। ये आ गया। अब वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज बेटा जी अगर आप पुट करेंगे ना, तो आपके पास X क्या है? 2 पावर 2, Y क्या है? 1 पावर 1, और S 2 प्लस 1। और अगर आप KSP लाओगे, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है 2 2 जार 4, और 1 जार 1, वो 1 ही आना है, S पावर 213, 4S क्यूब। जैसे ये था ना 4S क्यूब, ये आया। और इसमें दूसरी बात हम क्या करेंगे, वही अगर आप S लेना चाहते तो बेटा जी KSP ओवर 4, और इसकी पावर क्या जी? 1/3। तीसरा कुछ काम तो आपको खुद भी आप करने चाहिए ना। C पे आ जाओ। C पे जो मैं आपको समझाऊंगा वो है AB3।
अच्छा ये कौन सा है B3? ये इसमें एग्जांपल अभी आपको दी है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला AlOH टेकन थ्राइस। इसमें ये जो एल्यूमिनियम है इसके नीचे 1 है, यानी अब इस केस में आपके पास जो X है वो 1 है, और ये हाइड्रोक्साइड आइन एनाइन ये इसके कितने मोलर 3 है, तो Y आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब वही फार्मूला KSP दैट इज इक्वल टू X पावर X Y पावर Y और S X प्लस Y। बेटा जी इनको पुट कर लो, X आपके पास क्या है 1, तो 1 पावर 1, Y आपके पास क्या है 3 पावर 3, और ये S क्या आ गया, ये 1 प्लस 3 आ गया। और अगर आप KSP लाओगे तो KSP आपको पहले मैंने यही ना सॉल्व कर लो, 3 की पावर 3 वो अभी मैंने आपको करके दिया है। 3 पावर 3 का क्या मतलब है, 3 दफा ये 27 आ गया, तो 27 S और 3 प्लस 1 4। ये शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। नेक्स्ट एक और DV, ये आपने खुद करना है। ये मेरे पास है AB टाइप। इसमें आप क्या ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो जी AgCl, इसमें आप ले सकते हो AgI, और बहुत सारे आप इसमें ले सकते हैं। इनका KSP और इसका S के साथ क्या रिलेशन होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको ना शॉर्टकट बताया, ये असल में मैंने इस पर ज्यादा फोकस दे दिया कि यही तो काम की चीज है। मैं ना 2 MCQ आपके साथ शेयर करता हूं और इसी नॉलेज को हम वहां पे अप्लाई करते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास ये एक MCQ है, ये न्यूमेरिकल टाइप MCQ जो आपके एंट्री टेस्ट में अक्सर पूछे, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस वन इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, इसकी KSP ये है 3.2 10⁻⁻⁵। व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, यही वही KSP दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी। अच्छा, अब आप काम क्या करोगे, वही जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, मैं उस शॉर्टकट पे चलूंगा। आपके पास ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। अब इसमें ये इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास जो X है ना ये आ गया 1, और जो Y ये अभी बता के आऊं, ये कोई नया नहीं आ गया, अभी बताया, और ये जो Y है ये आपके पास क्या आ गया 2। अब आपने पहले वो रिलेशन डेवलप करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी KSP दैट इज इक्वल टू हम कहेंगे X Y पावर Y S X प्लस Y। मैं इसको यहीं पे करूंगा, X आपके पास 1 पावर 1, 2 पावर 2, और S आपके पास 1 प्लस 2, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब इस सारे खेल में आपके पास 2 2 4, ये आपके पास आ गया KSP दैट इज इक्वल टू 4 और 2 1 S क्यूब, ये 4S क्यूब। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने KSP को मालूम करना, सॉरी S को मालूम करना। भाई अगर S को लाना है, मैं अभी रिलेशन लिख दिया है, अगर आप S लाना चाहते हो ना S, तो फिर मैंने क्या कहा था, ये इसके नीचे आ जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा KSP ओवर 4 1/3। ये अभी पढ़ लिया है हमने कुछ देर पहले। अब एक एक बात बार बार तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अब आपको KSP दी गई है, ये इतनी, ये क्या है, तो ये आपके पास आ गया जी 3.2 क्रॉस 10⁻⁻5 ओवर 4 रेज पावर 1/3। अब यहां तो कुछ आपको ना मैथ के बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, बेसिक चीजों का, छोटी छोटी। देखो बेसिक चीजें आपको क्या आनी चाहिए बेटा जी, ये जो 3.2 है ना, अगर ये 32 हो जाए तो ये आसानी से इसको काट दे। इस पॉइंट को इधर ले जाना है, जब इधर ले जाएंगे तो ये -5 के बजाय ये क्या हो जाएगा -6, और अब आपके पास ये क्या हो गया, ये हो गया जी 32 प्लस 10⁻⁻6 ओवर 4। अब आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं, यानी 4 1 4 8 आ गया। अब आपके पास ये क्या आ गया, ये आ गया जी 8 क्रॉस 10⁻⁻6 और 1/3। अब आपका 1/3, अब आपने काम क्या करना है, इस 8 का भी 1/3 ले। जब आप 8 का 1/3, 8 को आप यूं लिख लो ना, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 4, 4 2 8, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 8 दैट इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3। अब 8 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 रेज पावर 3, ठीक है, 8 की जगह पे ये आ गया 2 रेज पावर 3, इसका भी ये आ गया 1/3, और साथ 10⁻⁻6 इसका भी आ गया 1/3। ये कट हो गए, ये 3 2 1, ये 2 पे, तो आपके पास S आ गया
2 क्रॉस 10⁻⁻²। ये आपके पास आंसर। अब ये सिंपल सा है, ये तो मुझे साहब जरा बताते हुए एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं तो वो टाइम लगा है, मुश्किल कोई बात नहीं। ये शॉर्टकट, उसके बाद ये सिंपल मैथमेटिक रूल्स, उसको साम कर और काट के आपके पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड एट 20 इतनी सॉल्युबिलिटी दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द केएसपी। उलट आ गया, उधर केएसपी था, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहां सॉल्युबिलिटी दी गई, यू हैव टू फाइंड द केएसपी। सेम वही बात, कैल्शियम फ्लोराइड आपके पास है CF2। अब काम क्या करो आप ना, इसका वही, इसके लिए यहां पे 1 है, यानी x आपके पास क्या है 1 और y आपके पास क्या है 2। तो फार्मूला जो मैं अभी आपके पास कह रहा हूं, KSP दैट इज इक्वल टू, बार बार लिखूंगा, x पावर x, y पावर y, s x प्लस y। अब x 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और s 1 प्लस 2, और आपके पास ये होगा 2 2 4, 4s³, ये KSP। अच्छा, अब आपको क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है, दिस वन इज द सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है, तो मैं s की जगह पे ये वैल्यू लिखूंगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये होगा जी KSP दैट इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास s आ गया जी 2 क्रॉस 10⁻⁻⁴, ये s आ गया, और इसकी पावर क्या आ गया 3। अब आप इसको खुद डील करो, देखो बेटा जी, ये आपके पास 4 है, ये 4 तो बाहर आ गया ना। अब आप इनको डील करते जाओ, इसको 3 दफा लिखना पड़ेगा, 2 क्रॉस 10⁻⁻⁴, 2 क्रॉस 10⁻⁻⁴, -4 और 2 क्रॉस 10⁻⁻⁴, ये 3 दफा लिखा। ये ना अगर खत्म करना चाहते हो तो कर दो खत्म, या मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दो, ये खत्म करके मल्टीप्लिकेशन। मैं तो ना, हालांकि इसको शॉर्ट वे में लिखा जा सकता है, मैं तो वो आपको बार बार एक ही बात समझा, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये हो गया जी 32 मल्टीप्लाई -4 -8 -12, 10⁻⁻12। अच्छा एक काम करो, इसके पॉइंट इधर है, पहले आप क्या किया था, पॉइंट इधर ले गए तो ये -5 से -6 बन गया। अब पॉइंट को इधर ले आओ, जब आप पॉइंट को इधर ले आएंगे ना तो ये आपके पास 3.2 बन जाएगा, लेकिन अब ये 10⁻⁻11 बन जाएगा। दिस वन इज द KSP। ये मैंने आपको 2 शॉर्टकट बताए। स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले देखें, ये बातें आपने ना ये याद रखनी है, ये कुछ स्टेटमेंट हैं, इन पे आपको आती हैं, पहले ग्रिप है, मैं सिर्फ उनको अरेंज करवाना चाहता हूं। मैं पहले आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हम इसे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। मैं इसे KW से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं कुछ इसमें से ना पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आयनिक प्रोडक्ट वाटर में आप जानते हैं, मैं फाइनल इसकी ना रिलेशन पे आता हूं, KW दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये इक्वल है 10⁻1.10 मैं 10⁻⁻14 पे चला। एक और चीज, ये इसके इक्वल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक में चीज और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ना आपको इस KW के यूनिट्स भी बताना चाहता हूं। देखो, ये कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब, दोनों को मिलाओ तो आपके पास बन जाएगा मोल स्क्वायर DM-6। ये जो मैंने इसको ब्लू कलर में किया ना, ये अक्सर पूछा जाता है कि आप बताएं कि KW के यूनिट्स क्या हैं, तो मैंने आपके सामने यूनिट्स लिखे। अब KW के बारे में 2-3 बातें। KW जो है ना, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। KW is related to टेम्परेचर। मैं कह सकता हूं कि KW is directly proportional to टेम्परेचर। ये डायरेक्टली प्योर तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, आयोनाइजेशन, वाटर आयोनाइजेशन बढ़ती है, और इनका प्रोडक्ट भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से KW की वैल्यू बढ़ती है। अब आप देखोगे ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू है, ये 25 है।
अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो उस पर जाके 7.5 हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाती है। तो KW की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करती है। अब मैं काम क्या करता हूं, मैं ना इस सारी ये जो इक्वेशन है सारी, इस सारे का मैं नेगेटिव लॉग लेता हूं। नेगेटिव जॉब में लेता हूं तो ये मेरे पास माइनस लॉग KW दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो दैट्स इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -14। यहां तक ये 25 पे मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो आपके पास बन गया ना, ये आपके पास बन गया जी PKW दैट इज इक्वल टू, ये सारा आ गया PH प्लस ये सारा आ गया POH, और इसका लेकिन ये आपके पास 14 एट 25 के बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। ये मैंने आपके सामने रिलेशन दिया, ये रिलेशन दिया। मैं कह रहा हूं ना कुछ रिलेशंस आप आज अपने याद, कुछ स्टेटमेंट्स ये आपको आनी चाहिए। PKW 14 के इक्वल, PH प्लस PH दोनों का सम 14। अब मैं एक आपकी ना गलतफहमी दूर करता चलूं। आप लोग क्या कहते हैं, अब मैं कहूं कि क्या ये दुरुस्त है कि PKW दैट इज इक्वल टू 14, मैं कहता हूं जी PH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14, क्या ये दुरुस्त है? एंड योर आंसर इज यस। सर यही तो ऊपर तो आपने लिखा है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। जब तक आप इसके आगे ये नहीं कहेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तक आप यहीं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहेंगे, इसका मतलब है कि PH प्लस POH ये 14 होता है 25। अच्छा चले बताएं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं यानी मैं 25 से बढ़ा के मैं 40 डिग्री पे बात करता हूं, तो फिर ये क्या सम 14 नहीं आएगा? नो, फिर 14 से कम आएगा, 14 से कम आएगा। 13.5 आ जाए, 13.2 आ जाए, 13 आ जाए, 14 से कम आएगा। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन दोनों का सम 14 से कम आता है। और उल्ट कर दो, अगर टेम्परेचर कम करें यानी आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करो, फिर इन दोनों का सम 14 से क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यही बात आप इधर भी करें, ऊपर वाली बात इसको टैली कर रही। टेम्परेचर बढ़ाते हैं KW की वैल्यू बढ़ती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है तो फिर PKW कम होता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक तो मैंने ये रिलेशन आपको समझाना था, ये बातें समझानी थी। एक और बात, और वो है हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अगर मैं एसिड की बात करता हूं ना, एसिड, तो फिर हम उसे कहते हैं KW। अगर मैं बेस की बात करता हूं ना, बेस की, तो फिर मैं उसे कहता हूं एसिड के लिए मैं कहता हूं KA और बेस के लिए मैं कहता हूं KB। ये दो चीजें अब मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। KA KB, KA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या है ये? KA हमें बताता है KA is directly proportional to strength of an acid. Similarly, KB क्या है? KB is the strength of a base. KB इस तरह मैनेज कर लो, KB directly proportional to strength of a base. अच्छा, आपके पास दो एसिड्स हैं, एसिड A, एसिड B, तीन एसिड है, एसिड A, एसिड B, एसिड C। मैं कहता हूं बेटा कि इनमें ना इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। आप जस्ट KA वैल्यू से उसके आपके पास बेसिस हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताए। KB जिसकी KA कम, जिसकी KA कम वो वीक एसिड, KA ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग, KA और ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग। तो KA टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, KB टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। एक और चीज प्रॉब्लम भला क्या आया, ये बात हम कई दफा कहते हैं, जब वैल्यू एक्सपोनेंट में आती है ना, यानी 10 टू द पावर -5 आ जाए, 10 टू द पावर -10 आ जाए, जब वैल्यू एक्सपोनेंट पे आती है ना, एक्सपोनेंट में, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कंपेयर करना मुश्किल होता है। ये जो KA या KB है ना, इसमें जो वैल्यू आती है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन में आती है,
लिहाजा इनको डील करना मुश्किल होता है। फिर हम इनका ना नेगेटिव लॉग ले रहे थे, जैसे मैंने ऊपर किया। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या केडब्ल्यू देखो 10⁻⁻14 साइंटिफिक नोटेशन में, उसको अंडरस्टैंड करना समझना मुश्किल है। मैंने फिर केडब्ल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, पीकेडब्ल्यू में। कैसे, उसका नेगेटिव लॉग लेकर। मैं इसी तरह मैं के ए और के बी इनका नेगेटिव लॉग जब लेता हूं ना, तो मेरे पास आ जाता है के ए से मेरे पास आ गया पीके और के बी से मेरे पास आ गया पीकेबी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बिल्कुल नेगेटिव लॉग है, उलट है। पीके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, यानी जिस एसिड की पीके वैल्यू कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पीके वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और यही बात आप इधर भी करेंगे। मैं ना इन दोनों को आपस में कोरिलेट करता हूं। के ए और पीके का क्या रिलेशन है, दोनों का रिलेशन है के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। यानी अगर आपके पास एक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इट हैज हाई के ए वैल्यू, और मैं कहूंगा इट हैज लो पीके ए वैल्यू। ये यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की के वैल्यू तो ज्यादा होगी, लेकिन वो एसिड जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, पीके वैल्यू कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बातें बुनियादी हैं, ये कोई नई बातें नहीं। एक और तरफ मैं अब रिलेशन, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब एक और पॉइंट भी मैं अब रिलेशन लाना चाहता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू। इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन क्या है? वेरी सिंपल स्टूडेंट, वेरी सिंपल। याद रखना, के ए मल्टीप्लाई के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये रिलेशन आपको आना चाहिए। दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट बल्कि मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करता हूं, खुदा और जनरलाइज। के डब्ल्यू इसके बराबर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब लिखो 10⁻⁻14 लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने जितनी गुफ्तगू की उसको यहां यकजा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये प्लस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अब आप इस सब वैल्यू का नेगेटिव लॉग लें। इनका पहले भी आपने नेगेटिव लॉग लिया। जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे ना, तो के ए इसका नेगेटिव लॉग ये बन जाएगा पी के ए। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस पी के बी दैट इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच दैट इज इक्वल टू 14 एट 25। ये मैंने कितने रिलेशन आपको लिख के दे दिए, इनको आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। अगर के ए 10⁻⁻14 है तो फिर पी के 14 होगा। ये चीजें आपको आनी। अब एक बात है, ये तो हमें पता चल रहा है, खूबसूरत पॉइंट नोट करना, ये तो हमें पता चल रहा है, ये रिलेशन तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये तो ठीक है, हमने कहा। अच्छा, इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है कि पी के प्लस पी के बी दैट मस्ट बी इक्वल टू 14। इसका मतलब ये पी के, ये तो एसिड की टर्म है, ये तो बेस की टर्म है, दोनों एसिड बेस का सम 14 के बराबर। इसका मानी क्या स्टूडेंट? ये जो दोनों को हमने इकट्ठा किया ना, या यहां पे ये हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैं एक छोटी सी खूबसूरत बात करता हूं। देखो, आपके पास ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिड है। जब ये प्रोटॉन लूज करता है H पॉजिटिव, तो ये बन गया CH3CO नेगेटिव, ये एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन प्रोटॉन लेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन दोनों में, एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन दोनों में डिफरेंस किस चीज का? वो कहते हैं सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस, H पॉजिटिव का। तो वो दो स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो, दे कॉन्स्टिट्यूट एस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है।
मैं इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ये HCl है। HCl जब एक प्रोटॉन लूज करता है, इट फॉर्म द क्लोराइड आयन। ये प्रोटॉन लेगा, ये बनेगा। HCl को ले लो, ये एसिड है, ये एसिड है, ये इसका कांजुगेट बेस है। ये आप HCl के साथ मैं लिखता हूं, HCl के साथ साथ आप और क्या ले सकते हैं? आप HF ले सकते हैं, आप HCl ले सकते हैं, आप HBr ले सकते हैं, आप HI ले सकते हैं। ये सारे एसिड्स हैं। इनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो भला क्या होगा? HF का कॉन्जुगेट बेस मैं यहीं पे लिखूंगा, इसको जरा थोड़ा सा ना मैं खत्म करता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा इसका कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड आयन, इसका क्लोराइड आयन, इसका ब्रोमाइड आयन, इसका आयोडाइड आयन। ये आयोडाइड है। ये ऊपर क्या लिखे? ये मैंने एसिड्स लिखे। ये नीचे मैंने क्या लिखे? ये जो हेलाइड आयन, ये इनके कॉन्जुगेट बेस है। ये इनके कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा, मैं इन दोनों का सम 14 के बराबर होता है। इसका माने क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। ये एसिड था, ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड, ये सारे एसिड्स हैं, ये इनके कॉन्जुगेट बेस है। स्टूडेंट, जब हम एसिड की स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं तो हम Ka या pKa की टर्म यूज करते हैं, और बेस के लिए Kb या pKb। अब याद रखना, अगर कोई एसिड वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब है, अगर कोई एसिड जितने गुना वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतने गुना स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है अगर ये वीक एसिड है तो इसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 6 के करीब होगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी pK वैल्यू, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी pKa ज्यादा होगी, इसकी pKb कम होगी। दोनों का सम लोगे द आंसर मस्ट बी 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई एसिड HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्लोराइड आयन इज अ वेरी वीक बेस। अच्छा, मैंने जो आपसे बात की, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, बल्कि मैंने अगली बात ये की कि अगर एसिड जितने गुना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतने गुना वीक होगा। मैं आपसे एक बात करता हूं, मैं आपको ना इन सब का, ये जो ऊपर मैं आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताता हूं। ये है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI और इन चारों में वीकेस्ट एसिड HF है। मुझे बताओ इनके हेलाइड आयन जो कॉन्जुगेट बेस हैं, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा ये वाला, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो है जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और इन नीचे वाले में वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? आयोडाइड आयन। ये वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि इसका एसिड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये आपको आना चाहिए, और ये जो मैंने सारी कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर था, ये यूनिट इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का। मेरी हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।